डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने इस बारे में बात की कि महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किए तो कौन से सन में और कौन कौन से इलाकों पर उसने किए थे, जैसे कि पंजाब और मुल्तान। पंजाब से तो उसने युद्ध का हर्जाना ले लिया था जयपाल से, और मुल्तान के शासक को उसने 2 लाख दिरहम प्रतिवर्ष कर देने के लिए उसकी शर्त रखी थी। आज की इस क्लास में हम ये जानेंगे कि उसके बाद भारत पर इसने महमूद गजनवी ने कब कब और कौन कौन से हमले किए और उनका क्या परिणाम निकला। तो लाहौर पर महमूद गजनवी ने हमला किया 1008 ईस्वी में। लाहौर जो है वो पंजाब राज्य की ही राजधानी है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पंजाब पर इसने दूसरी बार आक्रमण किया। और जैसा कि हम जानते हैं कि जयपाल ने हारने के बाद में, जो पंजाब का शासक था, उसने हारने के बाद में आत्मग्लानि से अपनी आत्महत्या कर ली थी, और उसका जो बेटा था आनंदपाल, वो गद्दी पर बैठा। तो इस समय जो लड़ाई हो सकती थी, युद्ध हो सकता था, वो आनंदपाल और गजनवी के बीच में भी ही संभव था। समकालीन इतिहासकार जो है मध्यकाल का, वो फरिश्ता, उसका ये कहना है कि आनंदपाल के साथ साथ उज्जैन, कालिंजर, कन्नौज, दिल्ली और अजमेर, यानी 5 अन्य राज्य, उनके शासक भी पंजाब के राजा आनंदपाल के साथ गजनवी के विरुद्ध लड़े थे इस युद्ध में, और उन्होंने एक संघ बना लिया था, क्योंकि उनको भी पता था कि अगर इस तरह से हमला होता रहा गजनवी का, बार बार कत्ले आम भी होगा, फसलें भी नष्ट होगी, आर्थिक रूप से भी उसकी हानि होगी राज्य की। तो ऐसे में कि आज ये हमला पंजाब पर हुआ है, कल दिल्ली पर, परसों अजमेर पर, ऐसे होता रहेगा, तो कि उन शासकों ने एक संघ बनाकर महमूद गजनवी का सामना करने का निश्चय किया। और इधर गजनवी भी जानता था कि पंजाब जीते बिना भारत में भावी विजय करना असंभव है, यानी पंजाब जो था वो एक तरह से भारतीय उसका इलाके का द्वार था, दरवाज़ा था। तो जब तक दरवाजे से अंदर नहीं घुसोगे तब तक बाकी इलाके के ऊपर आपका कब्जा नहीं हो सकता। इसी लाहौर में ही बेहंद के पास 30 दिसंबर 1008 को यह युद्ध किया गया, और राजपूत सेना बड़ी संख्या में थी और अधिक कुशल भी थी, और वह जीतने के करीब ही थी। लेकिन तभी अचानक से आनंदपाल जिस हाथी पर बैठा था, वो हाथी बिगड़कर भागने लगा, और भागते हुए उल्टे पांव भागकर जो हाथी था वो अपनी ही सेना को कुचलने लगा। और जो ये संघ बना हुआ था उसका नेतृत्व आनंदपाल ही कर रहा था, और आनंदपाल के आंखों से ओझल होते ही ये जो भारतीय राज्यों का जो संघ था उसकी सेना भी छिन्न भिन्न हो गई, और गजनवी के विरुद्ध एकमात्र राष्ट्रीय विरोध असफल हो गया। और इसका परिणाम ये निकला कि भविष्य में गजनवी ने जब कभी भी भारत पर आक्रमण किया तो उसको किसी भी संघ से डर नहीं लगा। उसको लगा कि चाहे 16, 20, 30 राजा भी मिलके क्यों ना हो जाएं, लेकिन वह आसानी से उनको हरा सकता है। तो उसके मन से न सिर्फ भारतीय राजाओं का बल्कि राजाओं के संघ का भी डर उसके मन से निकल गया। और पलायन करती, ये जो सेना पलायन कर रही थी आनंदपाल की और उस समूचे संघ की, उस भारतीय सेना का महमूद ने पीछा करते हुए नगरकोट यानी भटिंडा तक, यानी लाहौर के पास जो युद्ध हो रहा है, वहाँ से भागती हुई सेना का देखिए उसने कितनी दूर भटिंडा तक पीछा किया। उस किले तक पहुँचा, किले को गजनवी ने जीता, और इतिहासकार उतबी के अनुसार 7 लाख सोने की दिनारें, 700 मन सोने चांदी के बर्तन, 200 मन संशोधित चांदी, यानी चांदी की जो सिल्लियाँ होती है उनसे कुछ भी बनाया नहीं गया था, 20 मन जेवर,
और 30 गज गुणा 15 गज का चांदी का घर, एक घर बनाया हुआ था जिसका जो आकार था वो 30 गज बाय 15 गज था। ये इतनी सारी सामग्री लेकर गजनी लौटा। इतनी अथाह संपत्ति इतनी आसानी से जब उसको मिल गई तो गजनी का लालच बढ़ना स्वाभाविक था, और उसको ये भी लगा कि यदि 6 राजा मिलकर भी उसको नहीं हरा पा रहे हैं और उसको इतनी ज़्यादा संपत्ति मिल रही है, जैसी उसने अपने मध्य एशिया के उन इलाकों में लूट मार से दूसरे राज्यों को जीतने के बाद उसने कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी बड़ी मात्रा में उसको भारत में धन मिलेगा। फिर कुछ समय तक वह मध्य एशिया में व्यस्त रहा महमूद गजनवी, और 1018 ईस्वी में उसने मथुरा पर आक्रमण किया। इस समय तक उसको ये भी पता चल गया था कि भारतीय राज्यों की अपेक्षा उनके मंदिरों में अधिक धन मिलने की संभावना है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा उसे विरोध का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। 1018 ईस्वी तक महमूद गजनवी के आक्रमण का भय पूरे उत्तर भारत में फैल चुका था, इसलिए उसके मथुरा पर हमला करने की खबर सुनते ही नगर की रक्षा करने के लिए जो सेना तैनात की गई थी वो सेना वहाँ से भाग खड़ी हुई, और बहुत ही आसानी से बिना किसी विरोध के महमूद गजनवी ने यहाँ से चांदी की 200 किलो की मूर्तियाँ, अनगिनत आभूषण, सोने की 5 मूर्तियाँ और नीलम, माणिक, गोमेद आदि उसने रत्न भी प्राप्त किए। तो इस प्रकार इसमें भी उसको कोई कठिनाई नहीं हुई। अगले ही साल 1019 ईस्वी में उसने कन्नौज पर आक्रमण किया। तो अब देखिए, पंजाब से मुल्तान, फिर मथुरा और अब और अधिक भीतर तक कन्नौज, यहाँ कन्नौज तक भी महमूद गजनवी ने कि उसकी हिम्मत बढ़ गई और उसने यहाँ तक आक्रमण किया। और हिम्मत बढ़ना स्वाभाविक भी था, क्योंकि भारत की तरफ से उसे कोई भी सशक्त विरोध का सामना ही नहीं करना पड़ा। कन्नौज में इस समय प्रतिहार वंश का अंतिम शासक राज्यपाल राज्य कर रहा था। हमले की खबर सुनते ही जो राजा था वह खुद राजा राजधानी छोड़कर भाग गया, यानी अब उसने अपनी जनता को उसके आक्रमणकारी के भरोसे छोड़ दिया, और असहाय निहत्थी जनता उसको महमूद ने आसानी से लूटा, कत्ले आम किया। बहुत अधिक मात्रा में उसे धन तो मिला ही, साथ ही 200 हाथी भी मिले। और इसी हमले में महमूद गजनवी ने असंख्य कलाकारों को, यानी जो भी मिट्टी का, लकड़ी का, इनका धातुओं का इनका जो कार्य करते थे, सोने चांदी के जो कारीगर थे, उनको बंदी बनाकर गजनी ले गया, ताकि अपने साम्राज्य में इन कलाकारों से अनूठे कला के नमूने वह तैयार कर सकें। तो यह तो इस हमले का हश्र रहा। अगला हमला 1025 ईस्वी में उसने सोमनाथ पर किया, और यह महमूद गजनवी का भारत पर सबसे उसके पंजाब के बाद सबसे महत्वपूर्ण और कीमती हमला माना जाता है। जो सोमनाथ है यह गुजरात के काठियावाड़ के समुद्र पर स्थित एक नगर है। इसका शासक भीमदेव सोलंकी था, और सोमनाथ की जो राजधानी थी वो थी अन्हिलवाड़ा। तो इस भीमदेव सोलंकी को जैसे ही खबर मिली महमूद गजनवी के हमले की आने की, तो वो अन्हिलवाड़ा छोड़कर दूर कंथकोट का एक किला था, उस किले में जाकर छिप गया। 6 जनवरी 1025 को इसने महमूद गजनवी ने हमला किया था, और आम जनता ने और सोमनाथ मंदिर के पुजारियों ने, बेचारों ने नियत थे या उनके पास जैसे भी छोटे मोटे साधन थे, उनसे उन्होंने अंतिम समय तक महमूद गजनवी का सामना और उसका प्रतिरोध किया। लेकिन
इतनी शक्तिशाली सेना के सामने, जहाँ भारतीय राज्य और राजपूत राजा उसको नहीं हरा पाए, तो निहत्थी जनता या पुजारी उसका बिगाड़ भी क्या लेते। तो उनका प्रतिरोध विफल रहा। लेकिन इस प्रतिरोध से महमूद गजनवी को गुस्सा आया और उसने 50,000 की संख्या में सामान्य जनता जो थी, 50,000 नागरिकों को मृत्युदंड दिया। मंदिर ध्वस्त कर दिए गए। सोमनाथ के जो मुख्य मंदिर था कृष्ण का, वो तो किया ही, उसके अलावा भी। और बुत शिकन यानी मूर्ति भंजक होने का ये गर्व पालते हुए इसने सोमनाथ के शिवलिंग को भी तोड़ा और 2 करोड़ दिनार यानी सोने की मोहरें, कहाँ वह 2 लाख, 1 लाख, 2.5 लाख इतनी सोने की मुद्राएं पा रहा था। और इस एक सोमनाथ मंदिर से उसको 2 करोड़ दिनार की, सोने के दिनार की संपत्ति मिली। और फिर उसके बाद में वह अपने गजनी लौट गया। जो उसका अंतिम आक्रमण था वह 1027 ईस्वी में सिंध के ऊपर किया। जब 1025 ईस्वी में 2 साल पहले गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था और उस आक्रमण के बाद वह सिंध के इलाके से होकर अपने गजनी लौट रहा था, तो उस समय सिंध में जाटों और खोखर एक जनजाति है, उस जाटों और खोखरों की सेना ने महमूद गजनवी की सेना पर पीछे से हमला किया था। और ये हमला एक तो अचानक हुआ था और दूसरा बहुत ज़बरदस्त था। तो इस हमले से बहुत कठिनाई से महमूद गजनवी अपनी जान बचाकर भागा और गजनी पहुंचा। लेकिन इससे उसको वह क्रोधित बहुत हुआ। तो अप्रैल 1026 में इनको जाटों और खोखरों को दंडित करने के इरादे से और अधिक धन प्राप्त करने के इरादे से महमूद गजनवी भारत आया। सिंध के इलाके में इसने जाटों और खोखरों को बड़ी संख्या में मौत के घाट उतारा, नगर को नष्ट किया और कई हजार लोगों को दास बनाकर गजनी ले गया। तो इस प्रकार भारत पर यह उसका अंतिम हमला था। हर एक हमले में उसको विजय मिली और विजय ही नहीं, विशाल मात्रा में उसको धन संपत्ति भी प्राप्त हुई। 1030 ईस्वी में गजनवी की मृत्यु हो गई। अगले लेक्चर में हम एक अन्य जो आक्रमणकारी था भारत पर, इसी तुर्क जनजाति का, मोहम्मद गोरी, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।